एक दिन बहुरानी अनामिका अपने तरबूज की खेती पर पानी डाल रही होती है। एक बुजुर्ग महिला उसके खेतों में आती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। प्यासी, भूखी, इस तरह से वो संघर्ष कर रही थी। अनामिका उसकी बातें सुन के उसके पास जाती है। वहाँ से उसे उठा ले जाकर एक पेड़ के छांव में उसे बैठाती है। बेटा, मैं जब बेहोश हो गई तो तुम मुझे वहाँ से उठाकर यहाँ लाके बैठाए। अब तुम अपने हाथों से मुझे कुछ खिला भी दो। अरे माँ जी, आपको भूख लगी है? रुकिए, मैं जो घर से खाने का डब्बा लेकर आई हूँ वो आप खा लीजिए। अपने इन हाथों से मेरा प्यास भी मिटा दो, बहुत पुण्य मिलेगा। हाँ जरूर माँ जी, आपको देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसा कहकर वहाँ से वो बड़े से पेड़ के नीचे जाके अपना बैग लेके फिर लौट कर आती है। खाने के लिए अपना डब्बा दे देती है, पीने के लिए पानी का बोतल देती है। वो वयस्क महिला खुशी खुशी खाना खा के फिर पानी पीती है। तब जाके उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। अब मैं चलती हूँ। अपने मन को बड़ा करके तुमने खिलाया, मेरी प्यास बुझाई। तुम जो सोचोगी वही होगा। मैं भी बहुत खुश हुई माँ जी। कहीं भी जाइए सावधानी से जाइएगा। अनामिका की बातें सुन के वो वयस्क महिला मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। अनामिका फिर से अपने तरबूज की खेती में वापस आती है और वहाँ पे पानी डालने लगती है। उसी बीच अनामिका के बच्चे हरीश और भव्या, साथ ही सासू माँ शारदा वहाँ पे आती है। इतनी धूप में तुम लोग यहाँ क्यों आए बच्चे? तुम लोग घर पे रह सकते थे ना? वो घर नहीं लग रहा है बहू, लग रहा है कि कोई चूल्हा जल रहा हो। पेड़ के नीचे बैठ के आराम करेंगे, ऐसा बच्चे कहकर जिद करने लगे। और तुम्हें पता है ना बच्चे कितने शैतान हैं, घर पे चैन से रहने नहीं देते। शारदा जाके एक पेड़ के नीचे के पत्थर पे बैठ जाती है। उसे बड़ी राहत मिलती है। बाद में हरीश और भाव्या भी अनामिका को साथ लेके वहाँ आते हैं। पेड़ के नीचे आकर बच्चों को भी बड़ी राहत मिलती है। देखो ना माँ, बाहर सूरज में कितनी गर्मी है, पर इस पेड़ के नीचे कितनी ठंडक है नहीं। और घर पे भी तो सुबह या रात में कोई फर्क ही नहीं है, बस जलन होती है। वो गर्म हवा मुझे चैन से रहने भी नहीं देती। बाप रे भैया, मैं घर पे बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। फिर तुम और तुम्हारे भैया बाहर खटिया लगा के सो जाना। हर दिन जो तुम लोग मेरे ऊपर हाथ पैर डाल के सोते हो, उसकी ड्यूटी से तो कम मैं बच जाऊंगी। अरे दादी, वहाँ पे भी आपको हमारे बीच में ही सोना पड़ेगा, नहीं तो हमें नींद आएगी क्या? ये सुनकर शारदा अपना मुंह बना लेती है। उनकी बातें सुन के अनामिका भी चुपचाप मुस्कुराती है। इस तरह सभी लोग हंसते खेलते बातचीत कर रहे थे। ठीक उसी वक्त बाप बेटा प्रसाद और रमेश बिस्तर के ऊपर बैठकर यही चर्चा कर रहे थे कि बच्चे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और देखो कैसे खेत की तरफ चले गए। पिताजी, हमें बच्चों के लिए कुछ करना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और तरकीब भी नहीं है। हमारे पास पानी की भी तो दिक्कत है। हम में से किसी एक को बाजार के नल से पानी ले आके पूरा वक्त पानी भरना होगा। पता नहीं क्यों बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम अच्छे से सोच लेना। यहाँ इस तरह की बातें हो रही थी। उधर अनामिका से बच्चे, माँ हमारे खेत के एक तरबूज से एक तरबूज दो ना, मुझे खाना है। हाँ माँ, एक तरबूज हमें दो ना। बच्चों के साथ साथ शारदा भी अनामिका को तरबूज देने को कहने लगती है। घर जब जाएंगे तब हम साथ में लेकर जाएंगे। घर में पिताजी दादाजी वो भी है ना, वो भी हमारे साथ खाएंगे। फिर माँ, 2 तरबूज जरूर से ले लेना, क्योंकि एक तरबूज में हम सब अगर खाएंगे तो कम पड़ जाएगा। बहुत छोटा आकार का है ना। उसकी बातें सुन के शारदा कहती है, हाँ बहू, मैंने भी पूरा खेत घूम घूम के देखा। सारे तरबूज बड़े छोटे हैं, एक भी तरबूज का आकार बड़ा नहीं है। उनकी बातें सुन के अनामिका खेत में देखने जाती है। देखकर वो बड़ा परेशान हो जाती है। फिर मनी मन सोचने लगती है, घर वाले ही इस तरबूज को देखकर हंस रहे हैं, तो क्या बाहर वाले मेरे तरबूज को खरीदेंगे? हाय भगवान, अगर ये ऐसे ही छोटे रह गए और इसे कोई खरीदा नहीं, फिर तो पूरा का पूरा फसल रह जाएगा। अगर ये बड़े आकार के हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना। ऐसा कहकर 2 तरबूज खेत से काटकर वो बच्चों के पास ले आती है। शाम हो चुकी थी, इसलिए शारदा, बच्चे और अनामिका सब घर लौट जाते हैं।
इधर किचन में अनामिका खाना पकाती है और उधर बच्चे शारदा, प्रसाद, रमेश सभी एक साथ बैठ के तरबूज खा रहे होते हैं। पिताजी, दादाजी, ये तरबूज कितना ठंडा है ना। आप लोग एक काम कर सकते हो, इन तरबूज के छिलकों से घर बनाओ, फिर हमें भी तो ठंडक मिलेगी। हाँ पिताजी, भैया ने बहुत अच्छी तरकीब दी है। हम छोटे छोटे तरबूजों से इस तरह घर नहीं बना सकते। चलो अब तुम लोग खा के जाके सो जाओ। जब रमेश कह रहा था तब उधर खाना पकाते पकाते अनामिका यही सोच रही थी कि इन छोटे छोटे तरबूजों से बच्चों के लिए तरबूज का घर कैसे बनाएं। उस रात सारे लोग बड़े आराम से सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह अनामिका अपने खेत में गई। देखती है खेत में बड़े बड़े तरबूज। ये देखकर अनामिका खुश हो जाती है। फिर जो बुजुर्ग महिला उसे खाना खिलाई थी उसका आशीर्वाद याद आता है। अनामिका हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करती है। समय निकलता है, धूप बढ़ने लगती है तो बच्चे अब खेत में आ जाते हैं। वहाँ आकर बड़े बड़े तरबूजों को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। फिर तरबूज से घर बनाने की बात वो चर्चा करने लगते हैं। इस बड़े से तरबूज को काटने से बेहतर है कि इसे ऐसे ही बेचा जाए। इसमें सीधा एक नल लगा के हम जूस बेच सकते हैं। लोगों को ये थोड़ा हटके लगेगा, इसीलिए लोग यहाँ पर आके वो तरबूज का जूस पीने लगेंगे। फिर ये तरबूज खाली हो जाएगा और इससे मैं बच्चों के लिए एक घर बना सकती हूँ। इस तरह सोचकर 2 दिनों के बाद एक बड़े से ठेले में इस बड़े से तरबूज को रखती है। फिर उस तरबूज में नल लगाकर एक अच्छा सेंटर देख के सास बहू मिलकर जूस बेचने लगती है। आइए बाबू आइए, ताजा ताजा तरबूज का जूस। हाथ लगा के, कहीं से काट के, उसे मिक्सी में डाल के, बर्फ मिला के, हम ऐसा नहीं बेच रहे हैं। हमारे पास बिल्कुल ताजा तरबूज का जूस है। आइए बाबू आइए, देखिए फिर खाइए। इस तरह से दोनों बुलाने लगती है। गर्मी भी बहुत तेज थी। उस वक्त सभी को ऐसा लग रहा था कि कुछ ठंडा ठंडा पिए जो कि सेहतमंद हो, अच्छा हो। सभी लोग अनामिका के ठेले पे जूस पीने आने लगते हैं। सास बहू भी तरबूज का जूस बेचकर अच्छा खासा पैसे कमा लेती है। पूरा जूस खत्म हो जाने के बाद अनामिका उस तरबूज से बच्चों के लिए एक घर बना देती है। ये देखकर अनामिका के बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये स्टोरी अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कसाई के नाम से प्रसिद्ध शारदा, जो अपने पति की भी परवाह नहीं करती थी। करंट लगने की वजह से उन्हें लकवा लगा था, फिर भी वो अपने मटन दुकान की तरफ चली गई। हर दिन की तरह उस दिन भी सुबह का वक्त था। वो एक हाथ में एक बकरे को पकड़ी और दूसरे हाथ में चाकू लेके उसे खींचते हुए दुकान की तरफ जाने लगी और बकरा जोर जोर से चिल्ला रहा था। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चाहे तुम कितना भी चिल्ला लो, लेकिन तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। मेरा नाम ही है कसाई, इसीलिए बिना चिल्ला के चुपचाप मेरे साथ आओ। दुकान जाके मैं तुम्हें बताऊंगी कितनी बड़ी कसाई हूँ मैं। इस तरह बकरे को कहती है। फिर शारदा उसे खींचते हुए थोड़ी दूर जाती है जहाँ पर उसका मटन का दुकान था। वहाँ पहुँच के वो बकरे को एक खूंटे से कस के बांध देती है। फिर आकर अपना दुकान खोलती है। पहले दुकान के सामने पानी छिड़क के वो रंगोली देती है। फिर वहाँ भगवान की पूजा करके वो दिया अगरबत्ती जलाती है। फिर वहाँ नारियल भी फोड़ती है। ये देखकर बकरा मन ही मन सोचता है, ये कैसी क्रूर और पापी इंसान है। पाप किए बिना ही पूजा कर रही है, उसके बाद मेरी जान लेगी। इसीलिए लगता है मुझे हरी हरी घास और पीने के लिए पानी दी है और चलूं फिरूं इसीलिए नदी किनारे मुझे छोड़ दी है। ऐसा वो सोच ही रहा था, तभी कसाई वाला छुरा लेकर शारदा बकरे के पास आती है। बकरा सोचने लगता है, इस पल इस कसाई के हाथों में मेरी जान चली जाएगी। मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं भाग भी नहीं सकता और मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं। ऐसा वो सोच ही रहा था, तब तक शारदा उस बकरे के पास आती है और बकरे को साथ लेकर दुकान के अंदर चली जाती है। दुकान में एक रेडियो था। वहाँ जिंदगी के बारे में कुछ बातें हो रही थी। इसी दौरान शारदा बकरे को उठाकर उसे दुकान में उल्टा टांग देती है। तब तक सूरज भी निकल आता है। फिर धीरे धीरे दुकान के आगे भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। शारदा मीट काटते हुए सुरेखा जो मीट लेने आई थी उसके दुकान पे उसे कहती है, अरे सुरेखा, तुमने कहा था कि अपनी बहू को मेरे पास काम के लिए भेजोगी। मुझे उसकी जरूरत है, भेज देना। मेरे बहू को नहीं पूछकर अपनी बहू को ही तो तुम बुला सकती हो ना शारदा। ऐसा कहकर शारदा के दुकान से मटन लेकर सुरेखा वहाँ से चली जाती है। तभी शारदा को याद आता है कि उसकी बहू अनामिका तो पढ़ी लिखी है।
फिर वो मीट काटना एक तरफ छोड़ के जल्दी से अपने बेटे रमेश को फोन लगाती है। रमेश सोफे पे बैठ के लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। माँ का फोन देखकर वो जल्दी से उठाता है। हाँ बताओ माँ। बेटा रमेश, बहू को साथ लेके तुम अभी के अभी यहाँ मेरे मटन दुकान पे आ जाओ। मीट के दुकान पे अनामिका को क्यों ले जाना माँ? ले आओ ना बेटा। ऐसा कहकर फोन रख देती है शारदा। अब चूंकि कोई चारा नहीं था, इसीलिए अनामिका को साथ लेके रमेश बाइक से शारदा के मटन की दुकान पे पहुंचता है। माँ, तुम्हारे कहने पे मैं अनामिका को ले आया हूँ। ठीक है बेटा, अब तुम जा सकते हो। मैं और बहू काम खत्म करके घर लौट आएंगे। लेकिन माँ, अनामिका पढ़ी लिखी लड़की है, यहाँ पे वो क्या काम करेगी? ये सुनकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। अब तुम मेरे साथ जुबान लड़ाओगे? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, घर जाओ वापस। उनकी बातें सुन के रमेश कोई जवाब नहीं दे पाता है। वो बाइक लेके अपना घर लौट जाता है। शारदा अपने दुकान में बड़े से छुरा लेके पढ़ी लिखी बहू अनामिका से मटन कटवाती है। एक तो उसे ये सब काम आता नहीं था, ऊपर से पढ़ी लिखी लड़की कोमल हाथ, बार बार कोशिश करने के बावजूद उससे ठीक से मटन काटा नहीं जा रहा था। ये देखने के बाद शारदा यहाँ तक भूल गई कि दुकान में ग्राहक खड़े हैं। वो बोलने लगी, तुम घर पे रहती हो, 3 दफे खाना पकाती हो, खाती हो, उसके बावजूद तुम्हें ये नहीं पता कि मटन कैसे काटे जाते हैं। शारदा अनामिका को डांटने लगती है। बहू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे रोते देख आसपास के लोगों को भी बहुत बुरा लगता है। माँ जी, मत डांटिए, आसपास के लोग हमें देख रहे हैं। जो कहना है आप मुझे घर जाके कहिएगा। जिसे देखना है देखने दो। वैसे भी तुम्हें मटन काटना तो आता है नहीं। अब पीछे में जाके ड्रम में बोटी रखा हुआ है, उसे ठीक से साफ करके ले आओ। जिसे बोटी चाहिए वो आके ले जाएगा। शारदा कहते हुए अनामिका को अपने हाथों से जोर से धक्का मारती है। अनामिका गिरने ही वाली होती है। फिर वो रोते रोते उठ के दुकान के पीछे चली जाती है। वहाँ भी उसे पता नहीं था कि बोटी को आखिर में साफ कैसे करते हैं। थोड़ी देर बाद शारदा वहाँ पे देखने के लिए जाती है। देखती है अनामिका को साफ करने तो आता ही नहीं है। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। फिर शारदा के मुंह में जो आता है वो उसे सुना देती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन अनामिका अपने सारे दुख और समस्याओं के बारे में रमेश को खुल के बताती है। माँ, अनामिका एक पढ़ी लिखी लड़की है। वो दुकान में जाके मटन काटना, बूटी साफ करना, ये सब काम नहीं कर सकती। और नहीं कर पा रही है तो तुम उसे डांट फटकार रही हो। मीट की दुकान में ले जाकर उसके ऊपर अत्याचार कर रही हो। कल वो आत्महत्या करने जा रही थी माँ। ये सुनकर शारदा और अनामिका दोनों ही आश्चर्य हो जाती है। अनामिका ने सोचा भी नहीं था कि रमेश इतना बड़ा झूठ कहेगा। तभी धीरे धीरे एक एक पैर चलते हुए प्रसाद वहाँ पर आते हैं। चूँकि प्रसाद को लकवा मार दिया था, फिर भी वो खड़े होकर एक एक पैर चल के आगे आए। ये देखकर सभी बहुत खुश हुए। शारदा, पत्नी होने के नाते तुम्हें सब करना चाहिए था, पर बहू बेटी बन के सारा काम की और मुझे बच्चे की तरह संभाली। आज देखो मैं अपने पैर पे चल पा रहा हूँ। ये सुनकर शारदा, रमेश, अनामिका तीनों के आंखें भर आती है। उनका दिल भर गया। फिर प्रसाद भी अपने आंसू पोंछकर अनामिका के पास आकर अपने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटा अनामिका, तुम बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो, मेरी माँ हो। तुम्हारा ये उधार मैं कैसे चुकाऊं? पिताजी, मैंने कोई सेवा या मदद नहीं की। मैंने बस अपने परिवार का देखभाल किया है। अगर सासू माँ हो सकती है तो ससुर जी पिता होते हैं ना। काश ये बात तुम्हारी कसाई सास समझ पाती। जब मेरे माता पिता आखिरी सांस गिन रहे थे, उन्हें बस मेरी ही चिंता सता रही थी। अनाथ की तरह उन दोनों ने जान गंवाई। यहाँ पे माँ जी की कोई गलती नहीं है पिताजी। आपको और आपके बेटे को बचाने के लिए उन्होंने आखिरकार चाकू पकड़ा और बकरा काट काट के आज वो खुद कसाई बन गई है। उसकी बातें सुनकर शारदा रोने लगती है। उसी दौरान जहाँ पे वो खड़ी थी, अचानक से वहीं पे वो गिर जाती है। ये देखकर रमेश, प्रसाद, अनामिका तीनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं। सभी लोग शारदा के पास में जाके बैठते हैं। बस अपनी अच्छाई से तुम ही समझ पाई बहू कि तुम्हारी ये सासू माँ आज कसाई क्यों बन गई। तुम्हारी बातें सुन के आज मेरा दिल भर गया। आज से कसाई नहीं, आज से माँ की तरह सभी एक साथ मिलजुल के हम अपना व्यापार करेंगे।
शारदा की बातें सुन के सभी बहुत खुश होते हैं। शारदा अब सबसे मुस्कुरा के बात करती है और मटन बेचती है।